Good evening, class. Welcome to a live online session of ISC English medium batch, and we are doing the modern India. We are on the social cultural reform movement that was started during the British period. Okay, or this chapter is also known as Indian Renaissance. इस चैप्टर में हमने आपको अब तक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट कंप्लीट करा चुके हैं. ओके, हमें जो अब उठाना है, टॉपिक उठाना है वो, और कल हमने पारसी रिफॉर्म मूवमेंट भी खत्म करा दी थी. हमें जो टॉपिक उठाना है क्लास आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट. ओके, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट टॉपिक शुरू करना है, बट उससे पहले जस्ट मिनट क्लास, बट उससे पहले हमें आज शुरुआत करनी है क्लास मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट. ओके, तो जैसे कल हमने क्लास कुछ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, हमने अब तक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट देखी थी, और कल हमने हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में देखा था क्लास धर्म सभा. ओके, भारत जो मंडल था, महामंडल था, तो ये सब क्या थे? ये आपके वो ऑर्गेनाइजेशन थे जो प्रोग्रेसिव नहीं थे, रिग्रेसिव थे, जो रिस्टोरेटिव बात करते थे, पुराने चीज को वापस लाओ. वैसे हाँ, राधाकांड, हाँ, तो मैंने राधाकांड देव के बारे में एक बार में लिखवाया आपके. हाँ, तो वही थे, वही थे. विचार की बस अलग थी, बस विचारों के अलग थे. पर मैंने ये भी लाइन लिखवाई थी राहुल जी, अगर आप देखोगे जो धर्म सभा में, कि धर्म सभा जो भले ही ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन थी, पर वो वुमेन एजुकेशन और एजुकेशन में वो बहुत अग्रणी संस्थान था. इवन वो गर्ल्स को चाहते थे कि इनको वेस्टर्न एजुकेशन मिले. तो दैट्स व्हाई वो जो स्कूल जो खोला था ना, राधाकांत देव वाज एसोसिएटेड विद राम मोहन रॉय. इसका मतलब ये नहीं था राहुल कि वो जो धर्म सभा के राधाकांत देव थे वो राम मोहन रॉय के दुश्मन थे. विचार, बस आइडियोलॉजी डिफरेंट थी. वो राम मोहन रॉय नई चीज लाना चाहते थे, वो कहते थे नहीं, सनातन धर्म. ठीक है, समझ में? ओके, तो जैसे हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुई, वैसे मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुई. अब मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट भी अगेन, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट के पीछे आपके जो अगेन ब्रिटिश रूल तो था ही, ब्रिटिश रूल का जो इंपैक्ट था ऑन मुस्लिम्स, साथ ही साथ जो उनके जो हिंदू ब्रदर थे, मतलब जो हिंदू पीपल थे, वो सोसाइटी में एक तरीके से उनके पास सारी अपर पोस्ट और सारी आपके जो एक मिडिल क्लास, वो हिंदू पीपल्स के पास आता जा रहा था. इन्हीं सब के बीच में आपके मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होती है. अब मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट कंपैरेटिवली हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट के लेट शुरू हुई. ओके, अब वो लेट शुरू होने का पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लेट स्टार्ट? ओके, मतलब जैसे हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट अगर हम देखेंगे, 1817 आत्मीय सभा, 1817 में आत्मीय सभा बनी थी ना, 1817 आत्मीय सभा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर. 1815. हाँ, ओके, 1815 में आत्मीय सभा बनी. ठीक है, तो 1815, और वही आपके सैयद अहमद खान ने जो चीजें शुरू की, वो क्लास आपके मतलब एक जनवरी 1850s या 60s में शुरू की सैयद अहमद खान ने. तो यू कैन इजिली गॉज, इट इज द डिफरेंस ऑफ 3 to 4 डिकेड्स, 30-40 साल बाद शुरू. तो पहली बात है कि मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट इतनी बाद क्यों शुरू हुई. ओके, इसके लिए क्लास रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसकी ब्रिटिश थ्योरी रिस्पॉन्सिबल थी. ब्रिटिश थ्योरी के हिसाब से रिवोल्ट ऑफ 1857, the Muslims were
द मेन कॉन्स्पिरेटर्स, मुस्लिम्स मेजर कॉन्स्पिरेटर 1857 के, हर जगह जो मैक्सिमम जो रूल कर रहे थे बहादुर शाह, और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को 1857 के रिवोल्ट के पीछे मेन ताकत माना। ओके, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, kept Muslim aloof from the administration and other jobs. ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को एक तरीके से बाकी चीजों से अलग कर दिया। ओके, हर चीज में मुस्लिम्स को अलग करना शुरू कर दिया, और एक तरीके से हिंदूज को दे प्रेफर्ड हिंदूज ओवर मुस्लिम्स। ओके, बट फ्रॉम 18 मतलब टू बी फ्रैंक 1860s इट वाज सर सैयद अहमद खान, जो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क भी थे, बाद में ब्रिटिश मतलब इंडियन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश इंडिया में जूनियर जज भी रहे। इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम्स नहीं जागेंगे तो एक तरीके से वो इस डेवलपमेंट की रेस में पीछे छूट जाएंगे। मैंने यही चीज, इसी चीज को मैं अगर आपसे अभी मैंने समझाया वही चीज है, अगर आप अभी नहीं मेहनत करोगे क्लास तो ये पीसेस तो गया ही गया, आगे वाला पीसेस भी चला जाएगा। और यूपीएससी तो ड्रीम की बात है क्लास, फैक्ट है क्लास, बिल्कुल सही बात है। यूपीएससी तो आप जानते हो ना, यूपीएससी फिर यूपीएससी, यूपीएससी में तो टोटल आपको 24-25 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ओके, पहले आप ये देखो कि फर्स्ट डू व्हाट इज नेसेसरी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, एंड सडनली यू विल रियलाइज दैट यू आर डूइंग इम्पॉसिबल। यहाँ बंदे इम्पॉसिबल की सोचते 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 जो नेसेसरी होता है ना वही उस पर ध्यान नहीं देते। फर्स्ट डू व्हाट इज नेसेसरी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, एंड सडनली यू विल रियलाइज दैट यू आर डूइंग इम्पॉसिबल। ओके, तो ब्रिटिश सैयद अहमद खान की सोच थी कि अगर आपके मुस्लिम रिलीजन में साइंटिफिक स्टडीज नहीं लाई गई तो इस जो डेवलपमेंट की रेस है जिसमें हिंदूज को ऑलरेडी एज मिल गया था। क्यों एज मिल गया था? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद मुस्लिम्स ने, वही ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को दोषी माना था। कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स, कोई भी शहर में जो भी गवर्नमेंट के जो एरियाज थे वो मुस्लिम्स के लिए बंद कर दिए गए थे। और इसका रिटेलिएशन मुस्लिम्स ने क्या किया था, दे वेंट इनटू घेटोज। घेटो समझते हो, इंग्लिश का एक वर्ड है, मतलब वो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था, उन्होंने भी अपने आप को कट कर लिया था। अगर जो मैं याद करिए, मैंने आपको समझाया था वही हाल हुआ था जब टर्क्स ने हमला किया था इंडिया में, जब 11 Sir, you are not audible. सिचुएशन कुछ वैसे ही थी क्लास, जब 1191-92 में टर्क्स ने हमला किया था। जब टर्क्स ने हमला किया था तो एक तरीके से हिंदूज शहर किसके थ्रू आ गए, टर्क्स के अंडर आ गए। तो जो हिंदूज की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में चली गई। हिंदूज ने अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था मेन एडमिनिस्ट्रेशन से। तो वही चीज रिपीट हुई आपके 1857 के बाद। मुस्लिम्स ने अपने मेन स्ट्रीम से अपने आप को कट ऑफ कर लिया था, और यही रीजन रहा, हिंदूज आगे निकलते चले गए और मुस्लिम्स पीछे निकलते गए। और इस गैप को सबसे पहले पहचाना इस पर्सन ने, सैयद अहमद खान। उन्होंने कहा अगर मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिलेगी तो ये पीछे रह जाएगा। तो सारे जॉब्स किसके पास जाएंगे, हिंदूज के पास जाएंगे। मॉडर्न कौन हो जाएंगे, हिंदूज हो जाएंगे।
ओके और यही रीजन रहा क्लास आज मतलब आगे चल करके, क्योंकि भाई सिंपल बात है, जैसे यहां पे मैक्सिमम जो लोग बैठे हैं, मैक्सिमम आपके जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो सर्विस क्लास का बैकग्राउंड रहा है, और जो सर्विस क्लास का बैकग्राउंड होता है वो मिडिल क्लास कहलाता है। अब मिडिल क्लास में अगर आप हायर सर्विस में होंगे आपके पेरेंट्स, तो आप यू कैन बी ऑफ अपर मिडिल क्लास, ओके, यू कैन बी ऑफ मिडिल क्लास, यू कैन बी ऑफ लोअर मिडिल क्लास का भी होता है। और मिडिल क्लास जो होता है क्लास, वो सबसे ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होता है, वो इन डॉगमेटिक चीजों में नहीं पड़ता। यही रीजन रहा कि हिंदूज में सबसे पहले मिडिल क्लास आया। जो मैंने आपको एक बार हिस्ट्री के लेक्चर में पहले भी बता चुका हूं, ये जो पाकिस्तान का जो क्रिएशन हुआ, अगर इंडियन सोसाइटी में मुस्लिम मिडिल क्लास पहले ज्यादा होता तो शायद पाकिस्तान का क्रिएशन नहीं होता। क्योंकि मुस्लिम्स में जो जागरूकता आई, मुस्लिम में जो इनलाइटमेंट आया, मुस्लिम में जो एक तरीके से रेनेसा आया, वो करीब करीब क्लास 30 to 40 ईयर्स का गैप है जो हिंदू रेनेसा से, जैसे मैंने कहा 1815 आत्मीय सभा। और आप वही आप देखोगे, मतलब उन्होंने जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टैब्लिश किया, या उससे पहले उन्होंने मुरादाबाद में कॉलेज स्टैब्लिश किया, या उससे पहले उन्होंने गाजीपुर में कॉलेज स्टैब्लिश किया, ये सब आपके 50s 60s में स्टैब्लिश किया। तो 1815 और 1850s, क्लियरली 40 ईयर्स। तो 40 साल में रेस में क्या होता है, जो पहले भागता है, जो जिसने पहले चलना शुरू कर दिया, उसका मतलब आगे, वो तो आगे रहेगा ही रहेगा। तो ये जो गैप रहा ना, इस कारण से मुस्लिम सोसाइटी थोड़ा पीछे रह गई और हिंदू सोसाइटी थोड़ा आगे रह गई। ओके, फिर जब सैयद अहमद खान ने, एक तरीके से सैयद अहमद खान को हम एक कह सकते हैं, he was the first modern Muslim because he was the supporter of modern thoughts and ideology. ओके, उम्मीद करता हूं ये जो चैप्टर है आप इसे थोड़ा ओपन माइंड से पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे वो टिपिकल पॉलिटिक्स नहीं आएगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। ये एक सिविल सर्विस का टैप चैप्टर है, तो आपको आप सिविल सर्विस के नजरिए से पढ़िएगा। ओके, अब मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट भी क्लास हम दो में डिवाइड करते हैं। भी हम दो में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव मूवमेंट, जिसमें सबसे पहले हम क्लास कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। ये प्रोग्रेसिव थी, इन्होंने जाना कि हाँ भाई कुछ कमियां रह गई थी हमें, अगर हम उस कमियों को नहीं सुधार पाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। एंड अदर वाज रिग्रेसिव या रेस्टोरेटिव मूवमेंट, पुराने इस्लाम को रिस्टोर किया जाए। जैसे कल मैंने धर्म सभा पढ़ाया था, भारत मंडल वो पढ़ाया था, पुराने सनातन धर्म पुराने धर्म को, रिस्टोरेटिव मूवमेंट, रिग्रेसिव रेस्टोरेटिव मूवमेंट। इन्होंने कहा गो बैक टू ओल्ड डेज। ना मतलब एक कहावत है ना, एक हिंदी में भी कहावत है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। जो हो गया सो हो गया, बायगॉन्स और बायगॉन्स। आपके सामने फ्यूचर है, अगर आपने अभी भी एक्ट नहीं किया तो आपको अभी पीछे का पछतावा हो रहा है, आगे चल के फिर आपको इस बात का पछतावा होगा। जो हो गया वो हो गया, हम क्योंकि हम अपने भूतकाल को बदल नहीं सकते। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, हम चाहते हैं कि हम बदल सकते थे, नहीं बदल सकते, पर जो हो गया वो हो गया। समझदार व्यक्ति यही है कि अब पीछे वाला गया, फुल स्टॉप गए, बट आगे के फ्यूचर में हमें रिग्रेट ना हो। रिग्रेट नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, अगर रिग्रेट होता तो दुख होता है। ओके, तो ये गो बैक टू ओल्ड डेज, ये हमेशा पीछे गए। तो इसमें मोस्टली जो मूवमेंट थी वो आपकी जो मूवमेंट थी, जैसे बरेलवी मूवमेंट, नदवा, इसमें अहरार मूवमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें, और कहीं ना कहीं बीच में जो लाई करते थे
बीच में इन दोनों के, वो हम कहते हैं देवबंद मूवमेंट। देवबंद जो सहारनपुर में है देवबंद, ओके, वो कहीं ना कहीं बीच में था। हम देवबंद को मूवमेंट को ना प्रोग्रेसिव ज्यादा ले सकते हैं ना रिग्रेसिव ले सकते हैं। प्रोग्रेसिव वो थोड़े कुछ मामलों में प्रोग्रेसिव थी देवबंद मूवमेंट, ओके, और कुछ मामलों में रिग्रेसिव थी। प्रोग्रेसिव कुछ मामलों में थी, कुछ मामलों में जैसे वो कहते थे कि नहीं भाई हमें उतने डॉगमेटिक तरीके से नहीं पढ़ना है जो पुराने इस्लाम की तरह, बट कुछ मामलों में दे वर वेरी ऑर्थोडॉक्स। हाँ, देवबंद मूवमेंट का एक बात कह सकते हैं, जैसे अलीगढ़ मूवमेंट वाज टोटली प्रो ब्रिटिश, टोटली प्रो ब्रिटिश। देवबंद मूवमेंट वाज प्रो नेशनलिस्ट, ये राष्ट्रवादी थी, ये मतलब कांग्रेस के समर्थक थी, प्रो कांग्रेस देवबंद मूवमेंट। ओके, तो पहले हम मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज सिख रिफॉर्म मूवमेंट। उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। क्लियर है गाइस? ओके, ऑफलाइन ऑनलाइन एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है मेरे से? ओके, मैंने जो अभी हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आपको दिया वो समझ में आया? हेडिंग डालिए क्लास, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। The Muslim reform movement like that of Hindu reform movement, like that of Muslim reform, हाँ जाइए, Muslim reform movement like that of Hindu reform movement started in the 19th century, started in the 19th century, in the 19th century, 19th century. However, if we compare the Hindu reform movement, if we compare the Hindu reform movement with Muslim reform movement, we find a gap of almost a 40 year or more, gap of 40 years or more. In other words, Muslim reform movement started somewhere around 4 decades later, as compared to Hindu reform movement, Full stop. The Muslim reform movement, the pioneer of the Muslim reform movement, was Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan, who started the Aligarh movement. Full stop. Later on, many movements, both progressive
both progressive as well as regressive and restorative, as well as regressive and restorative, started in Muslim community, and restorative, regressive and restorative started in Muslim community, but started in restorative, started in Muslim community, but it was the only Aligarh movement. It was the only Aligarh movement which was the major reform movement of entire Muslim community in the Indian subcontinent. Entire Muslim community in the Indian subcontinent. Full stop. हेडिंग डालिएगा गाइस, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, टाइम पीरियड लिख लीजिए 17 अक्टूबर 1817, 17 अक्टूबर 1817 टू 27 मार्च 1898, 17 अक्टूबर 1817 1817 टू 27 मार्च 1898 इनका टाइम पीरियड है। सर सैयद अहमद खान, was a prominent Islamic reformer, philosopher, educationist, prominent Islamic reformer, philosopher, educationist, as well as pragmatist, pragmatist समझते हैं, ब्रॉड माइंडर्स, PRAGMATIST, pragmatist मतलब pragmatism से लिया, pragmatism मतलब ब्रॉड माइंडेडनेस, ओके, pragmatist। फुल स्टॉप। It was Sir Syed Ahmed Khan. Who started the Aligarh movement. लिखिए, सैयद अहमद खान was born in Delhi. His father worked in Mughal court. ब्रैकेट में लिख लो, his father name was Sayyid Muhammad Muttaqi. Sayyid Muhammad Muttaqi. Worked in Mughal court. Later on, Sir Syed Ahmed Khan joined the East India Company as clerk. But later on he was upgraded as a judge. In 1867.
He retired from British service. He retired from British service in 1876. In 1876. During the revolt of 1857, ध्यान रखिएगा, सैयद अहमद खान इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. जैसे राम मोहन रॉय और आर्य समाज इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट में सैयद अहमद खान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. During the revolt of 1857, he remained loyal to the British. He remained loyal to the British. And after the revolt of 1857, and after the revolt of 1857, he even wrote a booklet. He even wrote a booklet named The Cause of Indian Mutiny. The Cause of Indian Mutiny. Of Indian Mutiny. Cause of Indian Mutiny, in which he held the British and their policies. He held the British and their policies responsible for the revolt. Responsible for the revolt. Full stop. He was a pragmatic person and a strong supporter of Western style scientific education. Strong supporter of Western style scientific education. During his career in East India Company, he took many steps to promote education among Muslim community. Took many steps to promote education among Muslim community. Like, number one, in 1859, Sayyid Ahmad established Gulshan School at Muradabad. Gulshan School at Muradabad. Gulshan School at Muradabad. Number two, in 1863, he established Victoria School at Ghazipur. On 9th January 1864, Sir Sayyid Ahmad Khan established on 9th January 1864, Sir Sayyid Ahmad Khan established Scientific Society. Initially at Ghazipur,
and later on, initially at Ghazipur, and later on it was transferred to Aligarh. Later on it was transferred to Aligarh. A prominent Hindu associate, गाजीपुर आपके ये वेस्ट जो आपके मिर्जापुर के आसपास है, वाराणसी के आसपास है, वाराणसी जहां पे आजकल काफी ज्यादा हमारे मतलब जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स दौरे कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे जो कनेक्ट करता है, काफी मतलब काफी न्यूज में भी था, मतलब यूपी के अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि वो एक्सप्रेस वे हमने मतलब प्लान किया था, और ओके गाजीपुर जो मिर्जापुर गाजी वाराणसी, आई होप मैं आपको दिखा देता हूँ गाजीपुर so that is Gazipur is this. Gazipur is this. ये है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में ये गाजीपुर है. This is Gazipur. This area is Gazipur. Okay. This is Gazipur. समझ रहे हैं गाजीपुर किस साइड है? यूपी. ओके, मतलब ये गाजीपुर है, ये जौनपुर है. जौनपुर किसने, जौनपुर को कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? पीसीएस लेवल का क्वेश्चन. तुगलक डायनेस्टी रूल करती थी जौनपुर को. उसी के नाम पे तो जौना के नाम जौना पे खान, तो जौना खान पे जौनपुर बना, पर रूल कौन करती थी जौनपुर पे? It was the Sharki dynasty, SHARQI, Sharki dynasty of Jaunpur. Okay, Sharki dynasty of Jaunpur वो रूल करती थी. ओके, क्लियर है? तो समझ में गाजीपुर किस साइड है? गाजीपुर ये रहा, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ये रहा. इसको अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, एक्चुअली क्लास ये नए कैमरे की जो ब्राइटनेस है ना बहुत ज्यादा है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये व्हाइट सा ज्यादा दिखेगा, बट एनीवेज अभी फिलहाल मैप की क्लास भी नहीं चल रही है. ओके, ये गाजीपुर है, ये आपके इधर जौनपुर है. ओके, देन ये प्रतापगढ़ है, ये रायबरेली है. ओके, सुल्तानपुर है, ये सारा चीज. ओके, तो दैट्स व्हाई अभी परसों आपकी मैप की पहली क्लास होगी. ठीक है, तो गाजीपुर इज ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ बिहार. गाजीपुर के बाद बक्सर आता है, और बक्सर के बाद आई थिंक इट्स बक्सर. यस, इट्स बक्सर. ओके, तो गाजीपुर हुआ, बलिया हुआ, ये सब आपके बॉर्डर एरियाज है. मऊ. ओके, ये आपके ये इस एरिया में है, ये पीछे उत्तर प्रदेश के लास्ट एरियाज में है ये सब चीज. ओके, लिखिए क्लास. वन ऑफ द a prominent Hindu associate with scientific society was scientific society was Jai Kishan Das Chaube. ये इंपॉर्टेंट है. One of the prominent Hindu associate with scientific society was Jai Kishan Das Chaube. जय किशन दास चौबे.
who served its secretary from 1867 to 1874. Served its secretary from 1867 to 1874. Full stop. देखिए, later on in 1875, Sir Syed Ahmed Khan, established Mohammedan Anglo Oriental स्कूल, बाद में कॉलेज हो गया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 in Aligarh. Later on this school evolved into Aligarh Muslim University. Later on this school evolved into Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim University in 1920. The first principal of MAO, Mohammedan Anglo Oriental School, the first principal of Anglo Oriental School was Henry George Impey Siddons. Henry George Impey Siddons. Henry George Impey Siddons. Henry George Impey Siddons. देखिए, in 1886, Sir Syed Ahmed Khan founded Mohammedan Educational Conference. Mohammedan Educational Conference. एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ जगह इसे कांग्रेस भी दे रखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना. मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, मोहम्मदन नहीं मोहम्मदन, जो प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन्हें मोहम्मदन्स भी कहा जाता है. ओके, मोहम्मदन्स भी है, जो प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर साहब को जो फॉलो करते हैं, उन्हें मोहम्मदन्स भी कहा जाता है. बिकॉज पैगंबर मोहम्मद साहब, मोहम्मद से मोहम्मदन्स आया है, द फॉलोअर्स ऑफ पैगंबर मोहम्मद. ओके, देखिए क्लास, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ये एग्जाम में IAS के प्री, PCS के प्री, दोनों में क्वेश्चन बना है. कांग्रेस कब बनी? 85 में. कांग्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए सैयद अहमद खान ने कौन सी यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन था. वेरी गुड, एक्सीलेंट प्रज्वल जी. ओके, लिखे क्लास, एक्सीलेंट. ओके, लिखे क्लास. इन आफ्टर द when the Congress was formed in 1885, in order to balance the Congress and to promote political cooperation with British,
प्रमोट पॉलिटिकल कोऑपरेशन विद ब्रिटिश। फिर से कह दे रहा हूँ, ये नोट्स मतलब एक्सक्लूसिवली आप तक रहने चाहिए, ओके ज्यादा। वो बात अलग है कि मैं इसे यूट्यूब में डाल दूं, ओके। देखिए, इन ऑर्डर टू promote political cooperation with British and to ensure Muslim participation in the British Indian government, Sir Syed Ahmad Khan, Muslim participation in British Indian government, Sir Syed Ahmad Khan, along with Raja Shiv Prasad of Banaras, formed United Patriotic Association, Shiv Prasad of Banaras formed United Patriotic Association in 1888. United Patriotic Association in 1888. First stop. लिखिए in 1890 with the support of Syed Ahmed Khan, Mohsin ul Mulk founded Urdu Defense Central Committee in 1890. Urdu Defense Central Committee, क्या पहले मतलब 1947-50 तक, और उसके बाद भी 50-52 ये सब बाद में धीरे धीरे। अगर आप मतलब अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर अभी आपके साथ हों, आपको भी पूछेगा, उनको उर्दू आती होगी। पहले ऑफिशियल उर्दू ही चलती थी, हिंदी नहीं चलती थी, ऑफिशियल उर्दू ही चलती थी। अलिफ बे पे ते ये उर्दू के ABCD है। हाँ नहीं सर जी, उर्दू ही चलती थी। उर्दू हिंदवी है भैया। उर्दू पाकिस्तान या आज के पाकिस्तान या उधर नहीं पैदा हुई। उर्दू जो पैदाइश है ना, वो आपके दक्कन है। UPSC का क्वेश्चन है, द डेक्कन इज द क्रेडल फॉर उर्दू, एक्सप्लेन। दक्षिण भारत उर्दू का पालना है, समझाइए। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एंशिएंट इंडिया आपके उत्तराखंड मेंस में है। IAS में तो ये कल्चर का क्वेश्चन है, क्योंकि उर्दू एज अ कल्चर, कि उर्दू का जन्म आपके साउथ इंडिया में हुआ। जब ये टर्क्स साउथ इंडिया गए, स्पेशली तुगलक्स आपके साउथ इंडिया में गए, तो ये तो पर्शियन भाषा लेके गए। तो पर्शियन प्लस वहां की जो लोकल लैंग्वेज का जो मिला जुला जो रूप रहा, वो उर्दू हुई। सर ये फैक्ट है, उर्दू दक्षिण भारत में जन्मी है। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, ओके। तो हिस्ट्री में आपको मैं बिल्कुल श्योर शायद बता सकता हूँ, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है। तो उर्दू दक्षिण भारत में ही जन्मी है। उर्दू कोई बाहर की टंग नहीं है। उर्दू यहाँ, हाँ फारसी, पर्शियन, वो आपके पर्शियन या तुर्किश, ये बाहर से आई है। उर्दू क्या लिखी पर्शियन टाइप में जाती है, पर बोली हिंदी तरीके से। उर्दू को हिंदवी भी कहा जाता है, हिंदवी, जो हिंदुस्तान की अपनी यूनिक लैंग्वेज, ओके। पर अब अंग्रेज थे, तो अंग्रेज तो हर चीज में हम लोग को लड़ाते थे, तो अब उसमें हम इंडियंस
कि कह सकते हैं नैरो माइंडेडनेस या अदूरदर्शिता। ओके, जल्दी जो भाव, हम इंडियंस तो बड़े वैसे ही भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। ओके, और जो इमोशनल होते हैं वो सबसे बड़े फूल्स होते हैं। ओके, फैक्ट है गाइस। ओके, आप वेस्ट देखो क्लास। ओके, ऐसे ही थोड़ा ना राज कर लिया। आप इमोशन में बह रहोगे तो वहीं पे रहोगे, इमोशन से ऊपर उठ गए देन प्रोग्रेस करोगे। ओके, तो ब्रिटिशर्स लड़ाते थे, उन्होंने उर्दू वर्सेस हिंदी का खेल खेला। हिंदू आ गए, नहीं सर हिंदी होनी चाहिए। मुस्लिम्स आ गए, नहीं सर उर्दू होनी चाहिए। तभी मैं कहा कभी आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे नो द उर्दू। मतलब मैंने भी अपने ग्रैंड मदर से सुना है अलिफ बे पे ते। मतलब हिंदी के वहां तीन उस समय स्कूल्स में, मतलब 40s 50s के स्कूल्स में 3 लैंग्वेज सिखाई जाती थी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। जैसे छोटा बड़ा होता है ना, वैसे ही अलिफ बे पे ते। आई डोंट नो उसे कैसे लिखा जाता, लिटरली आई डोंट नो कैसे लिखा जाता, पर मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुन रखा कि इस तरीके से पढ़ाई जाती थी। पर उर्दू उल्टी चलती है, जैसे हम लोग ऐसा लिखते हैं, या इंग्लिश भी ऐसे लिखी जाती है, उर्दू राइट से लेफ्ट चलती है। अच्छा, राइट से लेफ्ट, देन लेफ्ट से राइट, देन राइट से लेफ्ट, देन लेफ्ट से राइट, इसको क्या कहते हैं? बोस्टोफ्रोडोन। वेरी गुड, हाँ बोस्टोफेडन, इसे कहते हैं बोस्टोफेडन। इस स्टाइल को बोस्टोफेडन कहते हैं। अगेन जीएस के लिए इंपॉर्टेंट। कौन सी किसमें ऐसी लिपि मिली है बोस्टोफेडन? सर हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी लिपि मिली है। वो ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे। इसको लिपि को कहते हैं बोस्टोफेडन। अभी मैं कहता हूँ क्लास जीएस हर जगह है। जीएस आपकी स्ट्रांग है तो सरकारी नौकरी आपकी पक्की है। ओके, बोस्टोफेडन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको जैसे राहुल को डाउट था, अब शायद डाउट क्लियर हो गया। उर्दू भारत में ही जन्मी, साउथ इंडिया में जन्मी उर्दू। साउथ इंडिया मतलब बिल्कुल डिलो तमिलनाडु में नहीं कहेंगे, इट विल बी से अबाउट डेक्कन। डेक्कन मतलब समझते हैं महाराष्ट्र और आपके ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के एरिया में उर्दू जन्मी। ये पूरा डेक्कन का इलाका, डेक्कन प्लेटो में। ओके, तो लिखिए क्लास, उर्दू डिफेंस सेंट्रल कमिटी लेटर रिनेम्ड एज उर्दू डिफेंस एसोसिएशन, लेटर renamed as Urdu Defense Association in 1893. In 1893, the Mohammedan Educational Conference, Mohammedan Educational Conference established अंजुमन ए तरक्की ए उर्दू, अंजुमन ए तरक्की ए उर्दू, अंजुमन ए तरक्की ए उर्दू फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू, फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू। उर्दू, द फर्स्ट अंजुमन वॉज हेल्ड इन दिल्ली। अंजुमन समझते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट अंजुमन वॉज स्टैब्लिश्ड in Delhi with Thomas Walker Arnold, as president. Thomas Walker Arnold as president, and Maulana शिबली नुमानी as secretary. मौलाना शिबली नुमानी as secretary. ये मौलाना शिबली नुमानी क्यों फेमस है? एनीवन? हाँ भाई प्रज्वल, एनी आइडिया? आप लोगों से कोई लोग लखनऊ गए हो? लखनऊ में एक कॉलेज है फेमस,
नदवा कॉलेज, मौलाना शिबली नोमानी ने एस्टेब्लिश किया था, नदवा कॉलेज। अभी पढ़ाएंगे, ये भी इसमें आएगा, ये रिफॉर्म एसोसिएशन में आएगा। ओके ओके, मौलाना शिबली नोमानी है सेक्रेटरी। सर सैयद अहमद खान fought medieval ideas, fought decadent medieval ideas लिख लीजिए, decadent मतलब कुछ medieval ideas ऐसा नहीं है सब खराब होते थे, decadent medieval ideas through his journal तहजीब उल अखलाक, through his journal तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, and advocated a rational approach towards religion, and advocated a rational approach towards religion. He rejected the blind adherence to religious laws. He rejected the blind adherence to religious laws. Adherence, ADHERENCE. He rejected blind adherence to religious laws. Rejected adherence to religious laws, and asked for reinterpretation of Quran. And asked for reinterpretation of Quran in the light of reason, to suit new trends of the time, ask for reinterpretation of Quran in the light of reason to suit new trends of the time. Full stop. He strove very hard to promote education, in Muslim community, In it, he wrote, his prominent works include Asar ur Sanadid, Asar ur Sanadid, असबाब ए बगावत हिंद, असबाब ए बगावत हिंद, असबाब ए बगावत हिंद, रिसाला खैर ख्वाहा ए मुसलमाने हिंद, रिसाला खैर ख्वाहा ए मुसलमाने हिंद,
हाँ, मतलब अगर इसको आप इंग्लिश में लिखोगे तो एन अकाउंट ऑफ लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, इसका इंग्लिश वर्जन है, मतलब एन अकाउंट ऑफ लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, एन अकाउंट ऑफ द लॉयल मुसलमान ए हिंद, मुसलमान ए हिंद, ए मतलब आई लग जाता है, एन अकाउंट ऑफ लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। An account of loyal Mohammedans of India. Full stop. लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन। He also wrote several periodicals. But unfortunately, Sir Syed Ahmed Khan and his Aligarh movement in later stages became anti-Congress. Aligarh movement in later stages became anti-Congress. ध्यान रखिए उस समय की कांग्रेस और आज की कांग्रेस डिफरेंट है, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, एंटी कांग्रेस, लेटर एंटी हिंदू एंड प्रो ब्रिटिश ड्यू टू सम मिसकंसीव्ड फियर्स ऑफ हिंदू डोमिनेशन, ड्यू टू सम misconceived fears of Hindu domination, fears, F-E-A-R-S, of Hindu domination, fears of Hindu domination. Actually class, Syed Ahmed Khan bhi initially was a secular person. Okay, मैंने आपको एक दो बार क्लास लेक्चर्स के बीच में बताया था कि कांग्रेस 1885 में बनी। बिफोर दिस सैयद अहमद खान was a secular, बट जैसे ही कांग्रेस बनती है he became communal। अब क्वेश्चन उठता है वाई क्यों कम्युनल बन गए? तो उसके पीछे रीजन क्या है? फियर, जो मैंने बोला हिंदू डोमिनेशन। भाई कांग्रेस एक पहली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन था, जो पूरे इंडिया या इंडियंस के बिहाफ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहा था कांग्रेस। ओके, तो सैयद अहमद खान को लगा कि कल को अगर ब्रिटिश इंडिया से जाते हैं तो सत्ता किसके हाथ में आएगी, पावर किसके हाथ में आएगी? कांग्रेस। और कांग्रेस में कौन मेजॉरिटी में है? सुपर मेजॉरिटी में है, हिंदूज। तो क्योंकि सैयद अहमद खान ने खुद ही कहा है, मतलब कांग्रेस बनने से पहले, कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द टू आईज ऑफ ए ब्यूटीफुल ब्राइड कॉल्ड इंडिया। कि सैयद अहमद खान ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक दो आंखें हैं एक खूबसूरत लेडी इंडिया के। और वही सैयद अहमद खान जब कांग्रेस बन जाती है वो बोलते हैं कि नहीं भाई, मुस्लिम को उसकी आइडेंटिटी का खतरा है और ब्रिटिश रहेंगे तो आइडेंटिटी सिक्योर रहेगी। और ब्रिटिशर्स ने यही खेल खेला माइनॉरिटी का कार्ड करके। कांग्रेस जितनी स्ट्रांग होती गई, मैं फिर से कह रहा हूं वो वाली कांग्रेस अलग है, ओके, ये वाली कांग्रेस से अलग हटा दीजिए। ओके, कांग्रेस जितनी स्ट्रांग होती गई ब्रिटिशर्स उतना ज्यादा माइनॉरिटी का कार्ड खेलते रहे। 1885 में कांग्रेस बनी, ठीक है। फिर
1891 का रिफॉर्म आया, जिसमें पहली बार बोलने की आजादी दी गई असेंबली में, ऑल दोस थिंग्स। इंडियंस वर नॉट हैप्पी। फिर 1899 आया, कर्जन आए। कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसाइड किया, उससे स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई। स्वदेशी मूवमेंट ने जैसे जैसे अपनी ताकत बढ़ाई इंडिया में, पूरे इंडिया में, तो ब्रिटिश बैकफुट पे आ गए। अब स्वदेशी मूवमेंट से कांग्रेस जुड़ती जा रही थी। कांग्रेस को किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट से अलग करेंगे? ब्रिटिश ने चारा फेंका, हम रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, हम रिफॉर्म लेकर आए। तो कांग्रेस में जो मॉडरेट्स थे वो एक्सट्रीमिस्ट से अलग होगा। मैंने आपको कहा था मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में अंतर अगर आप आम भाषा में देखो तो मॉडरेट्स वर दोज ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ द क्लास, कि जो कहते थे, मैम कहते थे डोंट शाउट कीप क्वाइट। ओके, तो मॉडरेट उस टाइप के थे, और एक्सट्रीमिस्ट थोड़े उच्छृंखल, थोड़े मतलब बैक बेंचर्स टाइप के, जो कहना नहीं मानते थे इन जनरल। मतलब अगर आप आम भाषा में समझो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, ओके, वो इन जनरल नहीं मानते थे। तो मॉडरेट्स ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। अब रिफॉर्म्स तो अब स्वदेशी मूवमेंट को दबाने के लिए या मॉडरेट्स को बहलाने के लिए या मॉडरेट्स को अपनी तरफ करने के लिए ब्रिटिश रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे थे। पर ब्रिटिश ये भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस अकेले हमें मैनिपुलेट करे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1906 में उनके सपोर्ट से बनी मुस्लिम लीग। एक बार मुस्लिम लीग बन गई तो जब कभी भी कांग्रेस बार्गेनिंग करती, मुस्लिम लीग अगेंस्ट शुरू हो जाती। मुस्लिम लीग was established with the blessing of Congress, with the blessing of British. Muslim League was established with the blessing of British. ओके, और ये वही डर था जो सैयद अहमद खान ने दिखाया था। सैयद अहमद खान ने वही डर था जो दिखाया था कि नहीं, अगर हम नहीं रहे, अगर ब्रिटिश चले जाएंगे तो ऑल द पीपल वर, ऑल द मुस्लिम्स वर सब्जुगेटेड बाय द हिंदूज। अभी आपने कुछ दिन पहले, कुछ एक महीना पहले, अभी जब ट्विटर के हेड इंडियन बने थे, आई थिंक मिस्टर पराग ना, हाँ पराग अग्रवाल, ओके, बने थे, तो इवन देन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी स्टेटमेंट आया था कि इंडियंस सॉफ्टवेयर के मामले में हमसे बहुत तरक्की कर गए। तो सिंपल बात है कि आप जितना मतलब रैशनल रहेंगे, जितना चीज रहेगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज आप हर चीज के देख लीजिए, एडोबे के देख लीजिए, गूगल के देख लीजिए, ट्विटर का देख लीजिए, ओके, माइक्रोसॉफ्ट का देख लीजिए, सारे के सारे इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, तो मेन चीज है कि आप कितना ज्यादा ओपननेस रहेंगे। और मतलब आप अगर डॉगमेटिक रहेंगे तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाएंगे। अब कहीं ना कहीं मतलब इसमें आप भी रियलाइज करोगे कहीं ना कहीं कुछ हार्शनेस सोसाइटी में आ रही है, पर वो हार्शनेस बढ़िया नहीं है क्लास। क्योंकि मैंने कहा ना, आप जितने फ्लेक्सिबल रहते हैं उतने ही आप आगे बढ़ते हैं। आप जितने ऑर्थोडॉक्स रहते हैं ना, तो उतनी आपको मूवमेंट में दिक्कत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द की टू मतलब मूव फर्दर। ओके, तो सैयद अहमद खान का जो फियर था वो कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के कारण था, और वही रीजन था कि वो कम्युनल बन गए। यही रीजन मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही रीजन था, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चौधरी रहमत अली ने जिन्ना और मुस्लिम लीग को आइडिया दिया था पाकिस्तान का। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का टर्म किसने किया? चौधरी रहमत अली ने किया था। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का तान कितना बड़ा डिमांड कर रहे थे। मतलब अफगानिस्तान को भी अपने साथ इंक्लूड करना चाह रहे थे। और अगर आपने लेटेस्ट न्यूज पढ़ी होगी, आजकल तालिबान और पाकिस्तान में ठनी पड़ी हुई है। ओके, तालिबान
वो डुरेंट लाइन को नहीं मान रहा, कह रहे ये लाइन जैसे ये चाइनीज है जैसे मैकमोहन लाइन को नहीं मान रहे ना, वो तालिबान डुरेंट लाइन को नहीं मान रहे, नहीं आप फेंस नहीं कर सकते अपनी लाइन। ओके, और 2-3 उनके कई सैनिकों को भी उड़ा चुका है। तो वही होता ना कि वो भस्मासुर है, तालिबान को पाला पोसा, अब उसी को जवाब दे रहा। ओके, तो इतना बड़ा उन्होंने पाकिस्तान बन दिया। तो जिन्ना ने गाइस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस आइडिया को वो कर दिया, निगेटेड दिस आइडिया कि ना इंडिया से अलग होने की कोई बात ही नहीं है। ये बात हुई 1932 में और 1939-1940 में या 1940 में जिन्ना की टू नेशन थ्योरी आ गई कि हिंदू मुस्लिम दो धर्म नहीं दो नेशन है, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकता। तो भाई क्या हुआ कि 1932 तक में उसने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट को दरकिनार कर दिया और 1940 में सिर्फ 8 साल के अंदर उसने कहा कि नहीं भाई हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसका मेन रीजन था कि 1937 के इलेक्शन में उसकी बुरी हार, सैयद अहमद खान का कम्युनल हो जाना वो भी पॉलिटिकल कॉज था, कांग्रेस का बनना, और 1937 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस के हाथों बुरी हार पॉलिटिकल कॉज था, जिन्ना का कम्युनल बनना। इस एंगल से क्लास ना हम हिस्ट्री पढ़ते ना हिस्ट्री हमें समझाई जाती। और ध्यान रखना क्लास, ये कोई मेरा एनालिसिस नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, सुमित सरकार एंड बिपिन चंद्रा, ओके, उनमें आपको सारी एनालिसिस मिल जाएगी। ये कोई मेरा नहीं है, ये मत सोचना कि निशीत सर का एनालिसिस, ये स्टैंडर्ड बुक्स के एनालिसिस है। ओके, तो दिस इज व्हाट, तो रियल एज सच हिंदू मुस्लिम में कोई बहुत बड़ा इशू है ही नहीं गाइस, वो तो लीडर्स उकसाते। जो मैंने आपको एक दिन लेक्चर में बताया था, जिन्ना ने एक नारा दिया, इस्लाम इन डेंजर, 1940 में। अब भाई कांग्रेस के हाथों बुरी तरह हार चुके थे जिन्ना। अब जिन्ना के पास क्या ऑप्शन बचा था, किस तरीके से अपनी जमीन बचाते? उन्होंने इस्लाम धर्म का सहारा ले लिया, और भारत में धर्म का सहारा तो वी ऑल नो। तो आज की क्लास क्लियर है गाइस। आज सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट आपको मैंने आज पूरा करा दिया, कल हम इसके आगे उठाएंगे। ओके, टुमारो वी विल टेक दिस थिंग। ओके, करीब करीब 6 o'clock पे ही हम क्लास 5:45 और 6 o'clock के बीच में ही क्लास शुरू करेंगे। ओके, आज के लेक्चर से कोई किसी को कोई क्वेश्चन करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ सर। सर आई रेड इन फ्यू आर्टिकल जिसमें ये सर सैयद अहमद खान को भी टू नेशंस थ्योरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी का इन जनरल नहीं कहा था। ओके, वो गलत ही है। टू नेशन थ्योरी तो वो अब देखो सी, अगर वो आप कह रहोगे तो पाकिस्तान की जो आर्टिकल्स हैं वो सैयद अहमद खान को टू नेशन थ्योरी का कहते हैं। सैयद अहमद खान ने कोई अलग होने की, इवन देन अगर मतलब जैसा कहा जिन्ना का टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट अगर कहा जाए तो अल्लामा इकबाल भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो आपका आज का पाकिस्तान है उसे ऑटोनॉमी देना चाहिए। अलग होने की बात अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल ने भी नहीं कही थी। Who was अल्लामा इकबाल? मोहम्मद इकबाल ऑनलाइन स्टूडेंट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल नहीं बनाया था, लिखा था सारे जहां से। इसे क्या कहते थे? तराना-ए हिंद कहते थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ओके, हम बुलबुले हैं वतन के, मतलब ओके जो इस लाइन का है। ओके, फिर बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, ही बिकेम कम्युनल। तो ही रीरोट दिस लाइन, द होल पोएम। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है, मतलब कुछ इस टाइप। व्हेन आई विल टेक द मोहम्मद इकबाल भी इसी टॉपिक में आएंगे जो मैं आप रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ा रहा हूँ। तो आई विल टेक ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो आप जरूर लगेगा क्लास सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट में आपको मैंने आज कितने फैक्ट्स बताए हैं। अब चैलेंज ये है इन फैक्ट्स को याद रखने का। Excuse me, sir. यस हर्षिता।
सर यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के अगेंस्ट फतवा क्यों इशू हुआ था? बिकॉज अगेन देखिए ये तो फतवा तो आपके इसके अगेंस्ट भी हुआ था, दिस वन अलीगढ़ मूवमेंट और सैयद अहमद खान के हुआ था, बिकॉज दे वर प्रो ब्रिटिश। तो जो दारुल उल्म था, जो देवबंद मूवमेंट थी आगे चल करके, उन्होंने इश्यूज किए थे। क्लियर है? यस सर। ओके, एनी मोर क्वेरीज? तो क्लास, आज की क्लास यहीं पर रोक रहे हैं। कल ध्यान रखिएगा, अंकिता गोस्वामी मैम 4 o'clock पे आपकी क्लास लेंगी। सोसाइटी का पहला लेक्चर होगा। सोसाइटी GS1 में आपको हेल्प करेगी। सोसाइटी का लेक्चर आपको एसए में हेल्प करेगा। सोसाइटी का टॉपिक्स आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। और सोसाइटी का टॉपिक्स आपको जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है या सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, उसमें भी हेल्प करेगा। ओके, तो सोसाइटी का कल पहला लेक्चर होगा अंकिता गोस्वामी मैम का 4 to 5:30। ओके, मेरा लेक्चर 5:45 से आसपास होगा। ओके, बिकॉज एग्जैक्टली 5:30 पे क्लास खत्म नहीं होती है, तो यू कैन से 5:45 या 6 o'clock तक मेरा लेक्चर शुरू होगा। वी विल टेक द हिस्ट्री टुमारो। ओके, और कल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला यूनिट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। जो लोग में से, आप लोग में से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो दे कैन। और ध्यान रखिए क्लास, कल 90% प्रेसिपिटेशन की फोरकास्ट है, बारिश की संभावना है। तो प्लीज मेरे को बार बार फोन करके परेशान मत करना, सर क्लास होगी। ओके, अगर मैं यहां पहुंच गया तो क्लास होगी। ओके, तो मेरे को बार बार कॉल करके मत करना, सर मतलब वो स्कूल के बच्चों वाला लगता है, सर क्लास होगी मतलब। ओके, आपको अगर मसूरी में रेनफॉल स्नोफॉल देखनी है तो आप जाओ, बट क्लासेस एज यूजुअल चलेंगी। ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।